नमस्कार दोस्तों, धर्म जियो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे भूगोल का, जिसका नाम है महासागरीय धाराएं। और अपने पढ़ने जा रहे हैं आज अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो धाराएं होती क्या है, सबसे पहले अपन ये देखें। जब समुद्र का या महासागर का जल एक विभिन्न कारकों के माध्यम से एक निश्चित दिशा में काफी लंबी दूरी तक गति करे तो उसको बोलते हैं धाराएं। गति करने के बाद देखें, कारण देखें करने का, तो पहला है उसमें आपका तापमान, लवणता और घनत्व, वायु दाब। ये सारे के सारे कारक हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित होने में महत्वपूर्ण है। तापमान की बात करें तो हमेशा ही धाराएं कम तापमान से अधिक तापमान की ओर गति करती है। लवणता की बात करें तो कम लवणता से अधिक लवणता की ओर धाराएं गति करती हैं। घनत्व की बात करें तो भाई कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर प्रवाहित होती है। वायु दाब की बात करें तो उच्च वायु दाब से कम वायु दाब की ओर धाराएं एवं पवनों के समांतर या पवनों के सापेक्ष चलती हैं। तो अपने शुरू करते हैं धाराएं। शुरुआत में अपनी बात करते हैं भूमध्य रेखा। ये अपनी भूमध्य रेखा, यहाँ पे देखिए जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तब वो अपने ऊपर का जल है उसको पीछे की ओर धकेलती है। धकेलने के कारण जो भूमध्य रेखा के आसपास का जल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लगता है। ये उत्तरी गोलार्ध का जल है और ये नीचे वाला है वो दक्षिणी गोलार्ध का। यानी भूमध्य रेखा पर जल का धारा का गति करने का प्रमुख कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। उसके बाद यहाँ से महाद्वीपों के पश्चिमी तट से शुरू होकर ये जलधारा महाद्वीपों के पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होती है। जब ये इस तट से टकराती है तो इस प्रकार से ये आगे दो भागों में बंट जाती है। कुछ धाराएं इस प्रकार से दोनों गोलार्धों में चली जाएगी और एक धारा है वो यहाँ से टकरा कर रिवर्स आ जाएगी वापस। इसको बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा। अब जो उत्तरी गोलार्ध में धारा प्रवाहित हो रही है उसको अपने बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। ये जो उत्तर की ओर बह रही है उसका नाम है उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। जो नीचे दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है उसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। यानी ये दो तीन धाराएं पड़ी अपने शुरुआत में भूमध्य रेखा के ऊपर। यही तीनों धाराएं सेम टू सेम हिंद महासागर में चलेगी और ऐसी की ऐसी आपकी प्रशांत में चलेगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा उनका। ये प्रति विषुवत रेखीय धारा है, ये सभी में समान रहेगी। इनकी गति करने का कारण देखिए अपने, पहला कारण था कौन सा, पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण ये आगे दो भागों में बंट गई और एक धारा इसकी पीछे की ओर चली गई, जिसको नाम दे दिया अपने प्रति विषुवत रेखीय धारा। अब उसके बाद देखें यहाँ पे एक द्वीप आता है आपका कैरेबियन द्वीप। कैरेबियन द्वीप, जब ये ऊपर की धारा इस कैरेबियन द्वीप से टकराती है इस प्रकार से तो ये दो भागों में बंट जाती है और ये आगे फ्लोरिडा के पास, फ्लोरिडा तट के ऊपर दोनों आपस में मिल जाती है। जो ये कैरेबियन द्वीप है, इस कैरेबियन द्वीप के पूर्व में जो धारा चल रही है उस धारा को बोलते हैं अपने एंटीलीज की धारा। यानी जो कैरेबियन द्वीप है, इस कैरेबियन द्वीप के जो पूर्व में चल रही है उसको तो बोलते हैं एंटीलीज की धारा, और जो इसके पश्चिम में चल रही है उसको बोलते हैं कैरेबियन धारा। कैरेबियन धारा, ये दोनों धाराएं जैसे ही आगे चलेगी
तो ये धारा यहाँ पर फ्लोरिडा के पास में दोनों धाराएं आपस में मिल जाएगी, यानी कि ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोनों धाराएं आपस में मिल जाएगी। और मिलने के बाद एक नई धारा का निर्माण होगा जिसको अपने बोलेंगे फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा, ये धारा इस अमेरिका के पूर्वी तट के समांतर आगे की ओर इस प्रकार से चलेगी। यहाँ पे आपका एक द्वीप आएगा जिसका नाम है हैटरस द्वीप। हैटरस द्वीप, इस हैटरस द्वीप से टकराते ही इस धारा का जो प्रवाह है वो थोड़ा सा सीमित हो जाएगा और इसकी गति है चलने की वो अत्यधिक तीव्र हो जाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे अपने गल्फ स्ट्रीम। यानी हैटरस द्वीप से जब फ्लोरिडा की धारा टकराएगी तो टकराते ही इसका प्रवाह क्षेत्र है वो सीमित हो जाएगा और बहने की दिशा है वो गति है वो तेज हो जाएगी। इस वजह से इस धारा का नाम बदल जाएगा और ये बन जाएगी आपकी गल्फ स्ट्रीम। ये फ्लोरिडा से इस प्रकार से टकराते हुए आगे की ओर चलेगी। जो ये धारा आगे की ओर चल रही है, इस ऊपर वाली धारा को नाम देंगे अपने उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। देखो अपने पास 3 शब्द आया है, एक तो है अपने पास धारा, दूसरा है स्ट्रीम और एक है अपने पास प्रवाह। तीनों में अंतर देखो, धारा तो है नदी के समान बहने वाली एक धारा, यानी नदी के समान जब एक सीमित काफी सीमित क्षेत्र में जब जल का प्रवाह एक निश्चित गति से चलता है तो उसको बोलते हैं धारा। और वही प्रवाह है जब एक क्षेत्र उसका सिकुड़ जाए, सीमित हो जाए और वह तीव्र गति से चलने लगे तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम। और प्रवाह का मतलब होता है विस्तृत काफी बड़े चौड़े क्षेत्र में जल का धीरे धीरे स्लो मोशन में आगे की ओर गति करना क्या कहलाता है, आपका प्रवाह कहलाता है। इधर देखिए ऊपर आके है, ऊपर है अपनी डेविस जल संधि। इस डेविस जल संधि से एक धारा आती है इस प्रकार से नीचे की ओर। इस धारा का नाम है लेब्राडोर। लेब्राडोर की धारा। ये जो लेब्राडोर की धारा है ये ठंडी है। एक ध्यान रखना, जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो धाराएं आएगी वो हमेशा ही कौन सी होगी, ठंडी होगी। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर धाराएं आएगी लेकिन वो क्या होगी, ठंडी होगी। लेकिन ठंडी होने का कारण उनका ये नहीं होगा कि भी वो ध्रुवों से आई है, वो आगे अपने पढ़ेंगे देखेंगे क्या है। दोनों में ध्यान रखना है, दोनों धाराओं में। ये तो है ध्रुवों से आने के कारण ठंडी है, ये ठंडी है लेकिन इसका कारण ये नहीं कि ये ध्रुवों से आ रही है। उसके बाद देखिए लेब्राडोर की ठंडी धारा है ये। इसका नीचे की ओर प्रवाहित होने का कारण है लवणता। ये प्रश्न आता है कई। लेब्राडोर की धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन में मिलेगा आपको तापमान, घनत्व, वायुदाब और लवणता। तो इसमें प्रमुख कारण कौन सा होगा इसका? लवणता। यानी लेब्राडोर की धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की आती है तो उसका एक ही कारण है लवणता। यानी ऊपर लवणता कम है और नीचे वाले भाग में लवणता ज्यादा है, तो हमेशा ही धारा है वो कम लवणता से अधिक लवणता की ओर गति करता है। तो ये लेब्राडोर की ठंडी धारा जब नीचे आएगी डेविस जल संधि से, तो ये हैटरस द्वीप के इस पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग में आके इकट्ठा हो जाएगी। और इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर वो एक शीत दीवार का निर्माण करेंगे। शीत दीवार का यानी पूरा का पूरा क्षेत्र है उसको ये ठंडा कर देगी अमेरिका के पूर्वी तट पर। उसके बाद देखिए अपने 20 डिग्री से अपने फ्लोरिडा की धारा शुरू हुई थी और ये यहाँ पर 70 डिग्री पर आपकी गल्फ स्ट्रीम है वो खत्म हो गई। तो ये 20 डिग्री से 70 डिग्री के बीच का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम तंत्र। गल्फ स्ट्रीम तंत्र। ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सारा फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है। रीट और पटवारी के लिए भी काम का है, लेकिन ये इतना डीप प्रश्न नहीं आएगा गल्फ स्ट्रीम का, किसने खोज की थी, क्या चीज है ये। तो इसमें देखें प्रश्न आता है गल्फ स्ट्रीम तंत्र में कौन कौन सी धाराएं
शामिल हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम और आपकी लेब्राडोर की ठंडी धारा। ये सारा का तीनों की तीनों धाराएं आपकी किस में आ जाएगी, गल्फ स्ट्रीम में आ जाएगी। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम के तंत्र की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करता थे फोस डी लियोन। फोस डी लियोन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। गल्फ स्ट्रीम तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फोस डी लियोन। अब उसके बाद अपने बात करिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये आगे की ओर चला गया। तो ये आगे आके दो भागों में बंट जाएगा। ये एक तो इसकी धारा ऊपर की ओर चली जाएगी, यानी दक्षिणी आइसलैंड की ओर। दक्षिणी आइसलैंड से होते हुए ये धारा ऊपर की ओर इस प्रकार से आगे की ओर चली जाएगी। एक धारा इसके नीचे आएगी इस प्रकार से, और एक धारा आपकी इस प्रकार से अंदर चली जाएगी। ये जो धारा अंदर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, इसको बोलते हैं इरमिंगर की धारा। इरमिंगर की धारा पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों को ये इरमिंगर की धारा है वो वर्ष भर खुला रखती है, क्योंकि ये गर्म धारा है। गर्म होने के कारण ये बंदरगाहों के चारों ओर बर्फ का जमाव नहीं होने देती। यहाँ से प्रश्न आता है, ये जो इरमिंगर की धारा है ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही एक भाग है। अगर प्रश्न में आपको इरमिंगर की धारा मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको ये दिया हुआ मिलेगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ये जो धारा है पश्चिमी यूरोप के जितने भी बंदरगाह हैं उनको वर्ष भर क्या रखती है, खुला रखती है। उसके बाद ये बिस्के की खाड़ी की ओर ये जो धारा चल रही है, इसका धारा का नाम है रेनल की धारा। जो ये बिस्के की खाड़ी तक जाती है, रेनल की धारा। और ये जो नीचे की ओर धारा आ रही है इसका नाम है कनारी की धारा। कनारी की धारा, ये जो कनारी की धारा है ये है आई तो थी गर्म, लेकिन यहाँ पे आके ये क्या हो गई, ठंडी हो गई। इसका कारण ये नहीं है कि ये ध्रुवों से मध्य रेखा की ओर आ रही है इसलिए ये ठंडी हो गई। इसका कारण ये है कि जब ये गर्म जल यहाँ पे आता है तो ये गर्म जल धीरे धीरे आगे की ओर खिसक जाता है और नीचे से ठंडा जल है वो ऊपर आ जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग, या जो ये जल गर्म है ऊपर चला गया, नीचे से ठंडा जल ऊपर आ गया, ये जो प्रक्रिया कहलाती है अपवेलिंग है, उसको और है उद्वेलन। उद्वेलन भी कह सकते हैं इसको और अपवेलिंग भी कह सकते हैं। इस कारण अपवेलिंग या उद्वेलन के कारण ये जो कनारी की धारा है वो किस प्रकार की है, ठंडी धारा है। तो ये अपना एक चक्कर पूरा हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर का। दोबारा देखें इसको, शुरुआत हुई थी आपकी भूमध्य रेखा से। जल का चलने का कारण था पृथ्वी की घूर्णन गति। जैसे ही ये जल चला इस दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग से टकराया, टकराने के कारण ये दो भागों में बंट गया और एक धारा थी इसकी वापस चली गई। जो वापस चली गई उसको नाम दिया अपने प्रतिविश्रुत रेखीय धारा। फिर ये इधर कैरेबियन द्वीप से दो भागों में बंट गई। कैरेबियन द्वीप के पूर्व में थी वो तो थी आपकी एंटिलियस की धारा, और जो पश्चिम भाग में चल रही थी उसका नाम था आपका कैरेबियन की धारा। ये दोनों धाराएं फ्लोरिडा के पास आपस में जाके मिलती हैं, जो कि आपका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। ये जो अक्षांश है ये देखना कई बार थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने कई यूट्यूब क्लासें देखी थी, उनके अंदर ये बता तो रहे हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मिल रही है, लेकिन नक्शे के ऊपर, मानचित्र के ऊपर उनकी धारा जा रही है आपकी 60 डिग्री या 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर। यानी जहाँ पे वो 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहां पे वो लिख रहे हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ऐसा ना करें, अगर आपने मानचित्र बनाया है तो मानचित्र के नियम और कानूनों का थोड़ा सा साथ में लेके चले। ऐसे नहीं भी यहाँ पे 20 डिग्री आपने यहाँ पे लिख दिया 20 डिग्री, इधर आपने 70 डिग्री कर दिया, 20 और 70, 20 तो कहाँ है, कहाँ 20 आपका 70 है। तो थोड़ा मानचित्र के नियमों का पालन करते हुए चले अगर आपने मानचित्र बनाया है तो।
उसके बाद फ्लोरिडा से ये चलती है आपकी हैट्रस द्वीप तक, हैट्रस द्वीप से चलकर ये आपकी अच्छा इसमें और देखो, जो ये ठंडी धारा आ रही है ऊपर से, जहाँ पे ठंडी और गर्म जल धारा ये दोनों आपस में यहाँ पे टकराती है, टकराने के कारण यहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है, कोहरे का निर्माण होता है। और कोहरे के कारण यहाँ पर एक प्लैंक्टस नामक जैवीय वनस्पति का निर्माण होता है, जो मछलियों का प्रिय भोजन है। इसलिए मछलियाँ यहाँ पे आके इकट्ठी होती है और उन मछलियों को पकड़ने के लिए एक यहाँ पर बैंक का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है ग्रांड बैंक, यानी विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र ग्रांड बैंक, जो आपका लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों आपस में मिलती है, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। तो देखिए फ्लोरिडा की धारा है, ये हैट्रस द्वीप तक चलती है, हैट्रस से लेकर ग्रांड बैंक तक आपकी है गल्फ स्ट्रीम, और ग्रांड बैंक के आगे आपकी धारा बन जाती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ये जो तीनों धाराएं हैं, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ये तीनों की तीनों धाराएं आपकी किस में आती है, गल्फ स्ट्रीम तंत्र में। उसके बाद ये इरमंगर की धारा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पश्चिमी यूरोप के जितने भी महाद्वीप है उनको वर्ष भर खुला रखती है। इधर आपकी रेनल की धारा जो बिस्के की खाड़ी की हो जाती है, और ये धारा है आपकी कनारे की धारा, जो अपवेलिंग या उद्वेलन के कारण इसका जल कैसा है, ठंडा है। अब उसके बाद अपने दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग में ब्राजील के पूर्वी तट के सारे ये धारा इस प्रकार से नीचे की ओर आती है। तो ब्राजील के धारा पे इस धारा का नाम पड़ गया ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा। यहां से एक धारा और आती है दक्षिणी गोलार्ध से, जिसका नाम है फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड की धारा। और ये धारा भी आपकी कैसी है, ठंडी है। ये धारा जब अमेरिका के पश्चिमी तट से यहाँ पे टकराती है, तो यहाँ पर ये पैटागोनिया मरुस्थल का निर्माण करती है, पैटागोनिया मरुस्थल का निर्माण करती है। फॉकलैंड की ये ठंडी धारा है। ये ठंडी धारा इस ब्राजील की धारा में मिलती है, और दोनों धाराएं इस प्रकार से आगे की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रवाह को बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये प्रवाह आपका इधर अफ्रीका के तट से टकराएगा और वापस ऊपर की ओर आके दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा में मिल जाए। जब ये ठंडी धारा यहाँ पे टकराएगी, जो ये धारा टकराएगी, इस धारा को बोलते हैं बेंगुएला की धारा। और यहाँ पर जो एक मरुस्थल है अफ्रीका का सबसे प्रसिद्ध, कौन सा, कालाहारी मरुस्थल। कौन सी जनजाति निवास करती है यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल में, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो ये बेंगुएला की धारा है, इसके कारण यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है, और ये धारा वापिस इस प्रकार से आपकी दक्षिणी अटलांटिक विस्तृत रेखीय धारा में मिल जाती है। तो ये अपनी एक अटलांटिक महासागर की धाराएं पूरी होगी। इसमें प्रश्नों की बात करें, कैसे प्रश्न आते हैं। एक तो है आपके ये वाला, लेब्राडोर की धारा के प्रवाहित होने का कारण क्या है। दूसरा, पैटागोनिया मरुस्थल का निर्माण कौन सी धारा से हुआ। तीसरा, कालाहारी मरुस्थल है, इसका निर्माण किससे हुआ। तीसरा, ग्रांड बैंक। चौथा आपका गल्फ स्ट्रीम तंत्र। कई बार प्रश्न आता है गल्फ स्ट्रीम तंत्र का प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो 20 डिग्री से शुरू होता है और 70 डिग्री पे क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके पश्चिमी यूरोप के सभी महाद्वीप वर्ष भर खुले रहते हैं, इसका कारण क्या है। उसके बाद देखें तो ये धाराएं चल रही है इस प्रकार से, ये धारा इस प्रकार से गोलाकार रूप में चल रही है, और ये धारा आपकी इस प्रकार से चल रही है। तो चलने का जो प्रतिरूप है वो कौन सा है, तो इसको अपन कह सकते हैं जो धाराएं चल रही है वो प्रति चक्रवाती है, स्वरूप में चल रही है। दोनों के दोनों कहाँ पे चल रही है, प्रति चक्रवाती है
स्वरूप में चल रही है, यहाँ से प्रश्न आता है। जब ये धारा इस प्रकार से प्रत्येक चक्रवातीय स्वरूप में चलती है तो जल है पूरा का पूरा इस प्रकार से गोल गोल है वो घूमने लगता है। घूमने के कारण जो भी इसके अंदर कचरा है वो इसके बीच वाले भाग में आके इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर इसके बीच वाले भाग में एक सारगेसो सागर है, एक सारगेसो सागर है। ये जो सारगेसो नाम है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और ये सारगेसो का मतलब होता है समुद्री घास। और ये जो सारगेसो समुद्री घास है वो जड़ विहीन घास है, पानी के ऊपर तैरती रहती है और पानी घूमता है तो ये बीच वाले भाग में आके सारी की सारी इकट्ठा हो गई, इसलिए सागर का नाम पड़ गया सारगेसो सागर। इसकी लवणता की बात करें तो 37/1000 ग्राम इसकी लवणता है। इसका जल है वो स्थिर है और शांत है। जल इसका स्थिर है, शांत है, लवणता 37/1000 है। और ये सारगेसो वनस्पति से निर्मित है, इसलिए जिसका पुर्तगाली भाषा का शब्द है ये, जिसका मतलब होता है समुद्री घास। उसके बाद देखिए अपनी यहाँ से ज्यादा प्रश्न आता है, इस तरह पूछते हैं इसके अंदर सारगेसो जो महासागर है वो कौन से महासागर में स्थित है। तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। तो आपको ध्यान रखना है अटलांटिक के कौन से भाग में है, ये उत्तरी भाग में है। दूसरा यहाँ से क्या है प्रश्न, थोड़ा सा और हार्ड करे तो वो क्या करता है, धाराओं की तुलना करवाता है। जैसे आपको एक धारा दे दी प्रशांत इसके अटलांटिक महासागर की और बाकी धाराएं दे दी प्रशांत की और हिंद की, और उनमें से प्रशांत की दे दी, तो उनमें से पूछेगा कि दोनों में से असंगत कौन सी है। यह आपको 3 धाराएं गर्म दे देगा, 1 ठंडी दे देगा और पूछ लेगा संगत असंगत कौन सी है। कई बार वो और हार्ड बनाता है प्रश्न को, तो क्या करता है, इसी महासागर की 2 धाराएं जो दे दी उसने गर्म, 1 धारा दे दी इसकी ठंडी, और 1 प्रशांत महासागर की उसने धारा डाल दी ठंडी। यानी टोटल अपने पास ऑप्शन में 2 धाराएं ठंडी हो गई और 2 धाराएं कौन सी हो गई, गर्म हो गई। इन चारों में से वो पूछता है असंगत कौन सा है। तो अपने दिमाग में ये रहता है कि 2 ही तो ठंडी है, 2 ही गर्म है, तो इनमें असंगत कौन सी होगी। लेकिन अपन इतना दिमाग नहीं लगाते कि अभी 3 धाराएं तो किसकी है, अटलांटिक की है, और 1 धारा किसकी है, प्रशांत महासागर की है। तो इस प्रकार से वो प्रश्न को जाता है। कई बार पूछ लेता है अटलांटिक महासागर में, या इसी तरह पूछता है फ्लोरिडा के समांतर चलने वाली धारा कौन सी है, तो आपके इसके समांतर आपके प्रशांत महासागर की कोई धारा दे देगा या कोई आपके हिंद महासागर की धारा दे देगा। इस प्रकार से इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अपना टॉपिक पूरा हो गया। ये जरूर बताना मुझे कमेंट करके, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। कल अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रशांत महासागर की धाराएं। धन्यवाद।